हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे आज ब्लॉक 1 का, और इसका नाम है की इश्यूज इन पर्सनालिटी। इसमें जो इंडेक्स है, इसके अंदर टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं वो हैं जीन्स एंड पर्सनालिटी। और जीन्स और पर्सनालिटी के अंदर जो डिबेट हमेशा ही डिस्कस होती है वो नेचर वर्सेस नर्चर वाली। और नेचर थ्योरी जिसमें हेरिडिटी के ऊपर फोकस किया हुआ है कि जो भी हमारी पर्सनालिटी होती है वो हेरिडिटरी होती है, हमें ऑलरेडी जो हमारे पेरेंट्स या एंसेस्टर से मिली होती है। नर्चर थ्योरी ये बोलती है कि हमारी एनवायरनमेंट जैसा होता है उस हिसाब से पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, तो हेरिडिटी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर होता है। इन्हीं दोनों थ्योरीज को प्रूव करने के लिए ट्विंस के ऊपर कुछ स्टडीज़ करी हुई हैं, इन्फेंट शाइनेस के ऊपर कुछ स्टडी करी हुई है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस वजह से होता है, नेचर की वजह से होता है या नर्चर की वजह से होता है। और फैमिलीज़ के ऊपर कुछ स्टडीज़ हैं जो इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए करी हुई हैं। तो ये जीन्स और पर्सनालिटी में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। फिर पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी भी पढ़ेंगे। इसमें पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी ये बोलती है कि जो बिहेवियर है वो पर्सन का अपना पर्सनालिटी की वजह से होता है कि सिचुएशन की वजह से होता है। मतलब बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है हमेशा या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी में पर्सन और सिचुएशन के आपस में क्या कंट्रोवर्सी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच टू सिचुएशन वर्सेस पर्सन डिबेट। इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच ये बोलती है कि सिचुएशन और बिहेवियर दोनों आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। तो कभी पर्सन के अपने बिहेवियर जो कंसिस्टेंट होते हैं, कभी सिचुएशन की वजह से चेंज होते रहते हैं, दोनों चीज़ों की आपस में इंट्रैक्शन होती है। फिर आएगी नेक्स्ट नोमोथेटिक अप्रोच और आइडियोग्राफिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच उन चीज़ों की बात करती है जो लॉज पर्सनालिटी को लेके जनरलाइज किए जा सके, जो सबके लिए कॉमन होते हैं। और आइडियोग्राफिक अप्रोच ये कहती है कि पर्सनालिटी के अंदर भी जो भी चीज़ें होती हैं वो सबकी अपनी प्राइवेट और पर्सनल होती हैं, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे बेसिकली हम तीनों ऑपोजिट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो चीज़ थी वो थी जीन्स और पर्सनालिटी, दूसरी चीज़ थी पर्सन और सिचुएशन, और तीसरी है इंट्रैक्शन नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। क्रॉस कल्चरल इश्यूज हैं कि कल्चर के डिफरेंस आने से अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे पर्सनालिटी के ऊपर फ़र्क आ जाता है। थोड़े से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और 5 फैक्टर मॉडल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इश्यूज रिलेटिंग टू थ्योरेटिकल मॉडल्स। इंट्रोडक्शन में इन्होंने यही बोला हुआ है कि जब भी हम पर्सनालिटी के ऊपर कोई भी स्टडी करते हैं तो उसमें 3 इश्यूज बार बार उठ के आते हैं कि पर्सनालिटी जो भी आप किसी के अंदर देख रहे हो, जो भी ट्रेट्स हैं उसके या जो भी टाइप उसकी पर्सनालिटी की है, क्या वो उसकी हेरिडिटी की वजह से है या उसके एनवायरनमेंट की वजह से है। जिस तरह की भी पर्सनालिटी है उसकी, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, न्यूरोटिक है या स्टेबल है, वो उसकी हेरिडिटी है, उसके पेरेंट्स की वजह से उसको मिली है, उसके एंसेस्टर की वजह से जीन्स में है उसके, या वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, जिस एनवायरनमेंट में उसको जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिली हैं उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी वैसी है। तो पहले तो ये वाली डिबेट है इसके अंदर। दूसरी ये डिबेट कह रहे हैं कि जो पर्सनालिटी है वो पर्सन की हमेशा कंसिस्टेंट रहती है या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। जो उसका बिहेवियर है उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हमेशा कंसिस्टेंट दिखता है आपको कि हर सिचुएशन में वो वैसे ही बिहेव करेगा, या उसमें आपको लगता है कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में जो चीज़ें कंबाइंड करती है उसको बोलते हैं इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच, जो पर्सन और सिचुएशन को कंबाइंड करके चलती है। तीसरी डिबेट इसमें आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक अप्रोच के ऊपर है। आइडियोग्राफिक अप्रोच ये कहती है कि जो भी एक पर्सनालिटी होती है किसी की, वो अपनी पर्सनल होती है, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते सबके ऊपर। नोमोथेटिक अप्रोच ये कहती है कि पर्सनालिटी जनरल लॉज के ऊपर होती है जो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, किसी की पर्सनल लॉ नहीं होता, किसी का प्राइवेट नहीं होता, जनरल लॉज होते हैं जो सबके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये दोनों ये हो जाती है हमारी तीसरी डिबेट। इसमें इसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पहले वही है, इश्यूज को हमने डिस्क्राइब किए है सारे। उसके बाद कंट्रोवर्सीज जो है पर्सनालिटी की स्टडी के अंदर, और कुछ इश्यूज हैं जिनके आंसर्स मतलब अनआंसर्ड है, उनकी कोई आंसर्स नहीं है। ऊपर जितनी भी डिबेट हमने अभी जितनी भी डिबेट के बारे में मैंने ऊपर बताया आपको, वो सारी डिबेट्स अभी तक अनआंसर्ड है। मतलब कोई एक चीज़ प्रूव नहीं हो पाई है कि एक चीज़ अच्छी है तो दूसरी नहीं है। दोनों के ऊपर डिबेट अभी तक कंटिन्यूसली चल ही रही है, तो इसका कोई आंसर नहीं मिला है अभी किसी साइकोलॉजिस्ट को। और आगे उसमें रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम पर्सनालिटी के ऊपर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है जीन्स एंड पर्सनालिटी का, यही टॉपिक जो है नेचर वर्सेस नर्चर के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
नेचर वर्सेस नर्चर का टॉपिक आपको क्लास 12th में भी आता है पढ़ने के लिए। तो ये टॉपिक नेचर वर्सेस नर्चर से आता है और यहाँ पे इन्होंने इसको जीन्स और पर्सनालिटी के नाम से दिया हुआ है। मतलब इसका एक ही है, नेचर मीन्स आपको जीन्स या आपके पेरेंट्स से जो चीज़ हेरिडिटी में मिली है, और नर्चर का मतलब जो आपकी अपनी एनवायरनमेंट की वजह से पर्सनालिटी है। तो ये काफ़ी पुरानी डिबेट चलती आ रही है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, थियोलॉजिस्ट, ये सारे लोग इसके ऊपर बहुत बहस कर चुके हैं आज तक। इसका इसका जो पर्टिकुलर नाम है ना, नेचर वर्सेस नर्चर, ये फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था इस वाली डिबेट को। जो हम डिबेट करते हैं कि पर्सनालिटी हेरिडिटी होती है कि एनवायरमेंटल होती है, तो इसको ये नाम दिया था गैल्टन ने कि इसको हम बोलेंगे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। अब बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड्स के बारे में बात हो रही है। एक तो इनहेरेंट ट्रेड्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जो आदतें हमारी हमें पेरेंट्स से मिलती हैं, और दूसरी बात हो रही है हमारे एक्सपीरियंसेस की, कि जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो कौन सी चीज़ें दोनों में से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को। जो चीज़ हमारे पेरेंट्स से मिलती है, क्या उसकी वजह से हमारा बिहेवियर ऐसा है जैसा आज के टाइम पे है, कि हमारे जो एक्सपीरियंस हुए हैं पर्सनली, जो भी हमारे लाइफ में हमारा एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से हमें जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी बनी है। तो ये डिबेट है, और इस डिबेट में नेचर थ्योरी जो है वो जो है, इसको जो टर्म दिया था नेचर और नर्चर, सर फ्रांसिस गैल्टन जो है, इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करी थी इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने ये टर्म भी दिया था। और आगे इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। It has been stated that at the time of birth the child has no specific traits except that it functions through its reflexes। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि चाइल्ड जो है जब उसका बर्थ होता है तो उसके अंदर कोई भी ऐसा ट्रेट नहीं होता, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। वो जो भी उस टाइम पे बिहेव करता है वो उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं, और वो रिफ्लेक्सेस उसके अंदर इनबॉर्न होते हैं। उस टाइम पे जो वो रोता है, जब उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, या जब वो लाउड नॉइज सुन के डर जाता है, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सेस होती हैं, ये कहीं से लर्न नहीं होती, ऑलरेडी उसके अंदर होती है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो ट्रेट्स आना शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं, सोशलाइजेशन की वजह से। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ सोशलाइज करता है, एनवायरनमेंट में अपने सिबलिंग्स के साथ सोशलाइज करता है, फिर बाहर रिलेटिव्स के साथ करता है, जब लोग उनसे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसको सिखाते हैं, तो उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है, सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है, तो उससे उसकी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। एक बहुत ही फेमस एक सेइंग है कि जो चाइल्ड होता है ना, जब वो पैदा होता है तो उसका माइंड टेबुलर रासा की तरह होता है। टेबुलर रासा मतलब एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, आप उस पर कुछ भी लिखोगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से जब वो होता है, उसका बर्थ होता है, तो उस टाइम उसके पास कोई ट्रेट नहीं होता सिवाय रिफ्लेक्सेस के जो उसके अंदर इनबॉर्न होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो अपना बिहेवियर चेंज करता है, अपने बिहेवियर को शेप देता है, वो लर्निंग के थ्रू होता है। वो जो भी लर्निंग होती है उसकी उसके एनवायरनमेंट से होती है, और उसके जो सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं उस टाइम पे उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, बाद में उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो उससे उसकी नर्चरिंग होती है, या फिर उसकी पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। Nature provides us with inherent abilities and traits. Nurture reshape these genetic tendencies. अब ये कह रहे हैं कि नेचर से हमें कुछ इनहेरेंट एबिलिटीज़ मिल जाती हैं। हमारे अंदर जो चीज़ें हमारी हेरिडिटी से आती हैं वो हमारी एबिलिटीज़ होती है, हमारे ट्रेट्स होते हैं जो नेचर से मिलती है। लेकिन नर्चर क्या करती है, एनवायरनमेंट क्या करता है, उसको रीशेप करता है, उसको दोबारा से मोल्ड करता है, उसको चेंज करता है, और उसको और ज़्यादा बेटर बना देता है, प्रोग्रेसिव बना देता है, लर्निंग के थ्रू और मैच्योरिटी के थ्रू। अगर हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एनवायरनमेंट में तो हमारे वही ट्रेड्स और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। अगर हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो हमारे वही वाले ट्रेड्स जो हैं वो धीरे धीरे दब जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे अंदर इनबॉर्न होती हैं, लेकिन उसको शेप देने का काम कौन करता है, एनवायरनमेंट करता है। तो एनवायरनमेंट उसको और ज़्यादा बेटर बना सकता है या फिर और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो नेचर और नर्चर दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दोनों एक साथ काम करते हैं, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं इंट्रैक्शनिज़म। इंट्रैक्शनिज़म का मतलब ये है कि कोई भी अकेला काम नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ नेचर का रोल नहीं है या नर्चर का नहीं है, दोनों का एक साथ काम होता है, और उसी चीज़ को बोलते हैं इंट्रैक्शनिज़म। नेचर थ्योरी यानी कि हेरिडिटी के ऊपर जो ज़्यादा फोकस करती है, वो अपना पॉइंट रखती है कि जो हेरिडिटी से हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस है, वो हमें अपनी हेरिडिटी से मिलती है।
पर्सनालिटी है, एग्रेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे डीएनए के अंदर ऑलरेडी कोडेड होती हैं। तो डीएनए कहाँ से आता है? हमारे जीन्स में। डीएनए हमारे पेरेंट्स से मिलता है हमें। तो नेचर थ्योरी का ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पर्सनालिटी की जो हमें नेचर से मिलती हैं, जो ऑलरेडी हमारे अंदर डीएनए में होती हैं। जैसे आपकी आईज़ का कलर है, हेयर का कलर है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमें हेरिडिटी ने दी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे नेचर का, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट बदल नहीं सकता। लेकिन नर्चर थ्योरी के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए। जैसे नर्चर थ्योरी क्या बोलती है कि आप क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू बहुत चीज़ें आप लोगों को लर्न करा सकते हो। जैसे जॉन वॉटसन ने फोबिया वाला एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल में। उस बुक का नाम है सॉन्ड्रा चिक्रेली, जिसमें मैंने ये वीडियो बनाई है जॉन वॉटसन की फोबिया वाली क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। तो उसमें ये डिस्कस किया हुआ है एक्सपेरिमेंट कि कैसे जॉन वॉटसन ने एक छोटे बेबी को माउस से डरना सिखा दिया था, जबकि वो पहले नहीं डरता था, और बाद में वो डर हटा भी दिया था। तो नर्चर थ्योरी का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे कि हम लर्निंग से भी बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लोगों की पर्सनालिटी लर्निंग के थ्रू भी चेंज की जा सकती है। क्लासिकल कंडीशनिंग है जैसे पैवलॉव की, या फिर स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ये दोनों लर्निंग की थ्योरीज हैं जो ये बताती है कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है किसी की भी पर्सनालिटी को शेप करने में। तो इसलिए नेचर का भी बहुत वैलिड पॉइंट है कि कुछ चीज़ें आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन नर्चर थ्योरी का भी बहुत वैलिड पॉइंट है कि बहुत चीज़ें आप चेंज कर भी सकते हो। बिहेवियर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लर्निंग के थ्रू बदल भी सकते हैं। हर चीज़ नहीं बदल सकते आप, हेयर कलर, अपना आई कलर नहीं बदल सकते, लेकिन आप पर्सनालिटी की ट्रेट्स तो बदल सकते हो लर्निंग के थ्रू। तो ये तो इनकी डिबेट थी नेचर और नर्चर थ्योरी की। फिर उसके बाद कुछ स्टडीज़ करी है ट्विन्स के ऊपर। ट्विन्स के ऊपर स्टडी क्यों करते हैं जब भी नेचर और नर्चर की बात आती है? क्योंकि ट्विन का वो एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं, एक तो वो लेते हैं आइडेंटिकल ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन, जो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है, जो एग्जैक्टली सेम जीन्स होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उनके अंदर पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम जीन्स होते हैं। फिर भी जब वो बड़े होते हैं तो उन दोनों की आदतें अलग अलग होती हैं। कोई कितना भी आइडेंटिकली सिमिलर हो, जो ट्विन्स होते हैं सेम है देखने में, लेकिन कभी कभी ऐसा बहुत बारी आपने देखा है कि एक जो ट्विन होता है उसकी आदतें अलग होती हैं दूसरे से। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो चीज़ें उनको नेचर से मिली वो तो उनकी सेम है, जैसे शक्ल सेम हो गई, हेयर कलर सेम हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ उनको जैसा जैसा एनवायरनमेंट मिला, जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिले, उसके हिसाब से उनकी पर्सनालिटी धीरे धीरे फ़र्क हो गई। तो इसलिए ट्विन्स के ऊपर स्टडी करते हैं जब भी नेचर और नर्चर की बात होती है। और दूसरे जो टाइप ऑफ ट्विन्स वो लेते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स लेते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स वो होते हैं जिनके होते तो वो ट्विन्स हैं, लेकिन उनके जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। उनकी शक्ल भी सेम नहीं होती है, दिखने में दोनों अलग अलग होते हैं। बेशक वो ट्विन्स होते हैं लेकिन शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि उनके जीन्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो अलग अलग सेक्शन में। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर इसलिए किया है कि जो एकदम सिमिलर ट्विन्स होते हैं फिर भी उनकी आदतें अलग हो जाती हैं, जो दिखने में सिमिलर नहीं होते कई बार उन दोनों की आदतें सेम होती हैं। तो मतलब कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ट्विन्स के उसमें स्टडीज़ में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें ये पता चलता है कि नेचर का भी रोल हो जाता है और नर्चर से भी फ़र्क पड़ जाता है, हेरिडिटी का भी रोल होता है और एनवायरनमेंट से भी फ़र्क पड़ता है। A study was conducted to determine the heritability of attitudes among twins। तो ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने एक स्टडी करी थी जिसमें उनके एटीट्यूड्स के बारे में जानने के लिए कि उनको किस तरह का एटीट्यूड है उन दोनों के अंदर। अगर वो ट्विन्स है तो एटीट्यूड वाइज उन दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि उनकी जेनेटिक कोड दोनों का सेम है। एटीट्यूड कैसा है, जैसे कि इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि क्या इंटेलिजेंस एक ऐसा एटीट्यूड है जो दोनों में सेम निकलेगा, दैट कैन प्ले अ रोल इन अफेक्टिंग द एटीट्यूड अमंग पेयर्स ऑफ ट्विन्स। तो ये स्टडी यहाँ पे करी थी इन्होंने ये देखने के लिए कि अगर हम उनके एटीट्यूड के ऊपर स्टडी करें या उनकी एक जो ट्रेट होता है इंटेलिजेंस के ऊपर स्टडी करें, तो क्या ट्विन्स का ये वाला ट्रेट एकदम सेम होना चाहिए। अगर नेचर थ्योरी 100% सही है तो मतलब वो दोनों की इंटेलिजेंस सेम होनी चाहिए, और अगर नर्चर थ्योरी का भी रोल है तो मतलब हो सकता है कि दोनों की इंटेलिजेंस में फ़र्क हो, बेशक उनकी हेरिडिटी सेम है। तो रिजल्ट क्या आया था? रिजल्ट ऑफ द स्टडी शोड अ पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन एटीट्यूड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट
विद देयर जेनेटिक फैक्टर्स। तो पार्शियल कोरिलेशन था, 100% कोरिलेशन नहीं था, 100% सेम नहीं था, पार्शियली था। क्यों? क्योंकि उनकी हेरिडिटी सेम थी, लेकिन दोनों के एक्सपीरियंस दोनों के अपने अपने अलग थे। दो ट्विन्स हैं जो एक ही घर में पैदा हुए हैं, लेकिन वो जब वो स्कूल जाते हैं तो एक ट्विन्स के फ्रेंड सर्कल अलग है, दूसरे ट्विन का फ्रेंड सर्कल अलग है। एक है जिसको अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, दूसरा है उसको अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बेस पे दोनों के एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे स्टडी करने के लिए इन्होंने ट्विन्स की स्टडी करी थी। और क्या इनको इस स्टडी में पता चला था? इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट नॉन शेयर्ड एनवायरमेंट एक्सपीरियंसेस बिटवीन पेयर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज ऑफ एटीट्यूड वेरिएंस। नॉन शेयर्ड एनवायरमेंट मतलब जो उनके दोनों के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस थे ना, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ अलग घूम रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ अलग घूम रहा है, उसका एनवायरनमेंट एकदम अलग है, उसका एनवायरनमेंट एकदम अलग है। हो सकता है एक अपने घर में रहता है तो दूसरा हॉस्टल में रहता है, लेकिन दोनों ट्विन्स हैं। लेकिन क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अलग अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग अलग है, उस वजह से उनके एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। तो ये चीज़ इसमें पता चली थी। तो कहने का मतलब ये है, हेरिडिटी का एक लिमिट होता है। हेरिडिटी आपको कुछ एक लिमिट तक कुछ चीज़ें देती है, लेकिन बाकी उसको किस तरीके से आगे शेप देनी है वो एनवायरनमेंट करता है। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी को शेप देने में। आगे इसमें और भी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, जैसे स्वीडन में भी स्टडीज़ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इन दोनों के ऊपर स्टडी करी थी, और ये भी ट्विन्स के ऊपर करी थी। तो ये ज़्यादातर ट्विन्स के ऊपर स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन दोनों की हेरिडिटी तो सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों के ट्रेट्स में फ़र्क है। तो इसलिए ट्विन्स के ऊपर ज़्यादातर स्टडीज़ होती हैं जब भी हम नेचर और नर्चर की बात करते हैं। फिर आता है इन्फेंट शाइनेस, और इस टॉपिक के ऊपर कभी कभी आपका शॉर्ट नोट भी आ जाता है। इन्फेंट शाइनेस का ये इसमें जो भी डिस्कस किया इस पैराग्राफ में, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बच्चे बहुत शाई होते हैं, कुछ होते हैं बच्चे जो बहुत ओपन होते हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाई होते हैं। तो क्या वो उनके पेरेंट्स की वजह से शाई होते हैं कि उनके पेरेंट्स भी बहुत शाई हैं इसलिए होते हैं, या ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बहुत शाई हैं लेकिन बच्चे बहुत ओपन हैं? तो ये उस टाइप की स्टडी करी थी कि क्या उनको ये जो ट्रेट है, शाइनेस एक ट्रेट हुआ, तो ये अपने पेरेंट्स की वजह से मिलता है, या कई बारी ऐसा होता है कि उनके एनवायरनमेंट की वजह से वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी करी थी बच्चों के ऊपर, टू अनकवर द रीजन बिहाइंड वाई सम इन्फेंट्स आर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू अटेंशन, कि क्यों कुछ बच्चे बहुत ओपन होते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब उनको आप बुलाओ तो वो रिस्पॉन्स देते हैं, रोते नहीं हैं, बहुत ओपन होते हैं। और बाकी बच्चे क्यों ऐसे होते हैं जो बहुत विड्रॉन होते हैं? विड्रॉन मतलब रोने लग जाते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी और के पास नहीं जाते, बहुत ज़्यादा शाई होते हैं। It is difficult to tell whether babies are shy because of the environment in which they are brought up, as their mothers are shy, or because they inherit the shyness trait from their mother. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना कि जो बेबीज़ हैं वो शाई इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में वैसा एनवायरनमेंट है, उनके पेरेंट्स भी थोड़े से शाई टाइप के हैं, कि इसलिए शाई है कि उनको वो चीज़ अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड है, उनके जीन्स में मिली है। तो वो शाइनेस एनवायरनमेंट की वजह से है कि हेरिडिटी की वजह से है, ये चीज़ बताना मुश्किल है। The results revealed that in non-adoptive families, the parents with high shyness rates also had shy infants. कि जो पेरेंट्स हैं जिनकी जो खुद बहुत ज़्यादा शाई हैं, उनके इन्फेंट्स भी बहुत शाई, उनके बच्चे भी बहुत शाई होते हैं। ये चीज़ इनको एक रिवील हुई है स्टडी में। और दूसरा ये भी इनको पता चला है कि कई बार पेरेंट्स शाई होते हैं और बेबीज़ नहीं भी होते शाई। तो यहाँ पे भी अगेन नेचर वर्सेस नर्चर दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे दोनों ही वैलिड हो रही हैं, कि कई बार हेरिडिटी की वजह से भी बच्चे शाई होते हैं और नहीं भी हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स शाई हो तो बच्चे भी शाई हों, क्योंकि एडॉप्टेड बेबीज़ में भी देखा गया है कि वो भी कई बार शाई होते हैं जबकि उनके पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो रही है। पहली चीज़ तो ये प्रूफ हुई है कि अगर पेरेंट्स शाई हैं तो बच्चे भी शाई होते हैं, ये तो हो गया हेरिडिटी। दूसरा, मान लो अगर बच्चे अडॉप्टेड हैं और वो फिर भी शाई हैं क्योंकि पेरेंट्स भी शाई थे, तो वो हो गया एनवायरनमेंट, क्योंकि उनकी हेरिडिटी तो है नहीं क्योंकि वो अडॉप्टेड है,
लेकिन पेरेंट्स के घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि पेरेंट्स बहुत शाई हैं तो वो बच्चे भी शाई हैं, तो दैट मीन्स हेरिडिटी का भी इफेक्ट होता है और एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है। ये चीज़ इन्होंने इन्फेंट शाइनेस की स्टडी में प्रूव करने की कोशिश की है। ऐसे ही एक और स्टडी करी है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, कि जो एंटी सोशल होते हैं बच्चे, क्या वो उनके जो अंदर ये जो पर्सनालिटी का डिसऑर्डर आता है, क्या वो हेरिडिटी की वजह से आता है कि एनवायरनमेंट की वजह से आता है। So attempts have been made to see whether children who are at risk for an antisocial personality disorder develop symptoms in an adoptive family or gets protection against the disorder in such environment. कि क्या वो अपने पेरेंट्स से ये सब चीज़ें इनहेरिट करते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, या फिर अगर उनको उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है तो वो एंटी सोशल हो जाते हैं। तो ये वाली स्टडी के रिजल्ट्स में क्या पता चला है, रिजल्ट्स हैव रिवील्ड दैट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मोर प्रेवलेंट इन अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैविंग बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स। उन बच्चों में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज़्यादा प्रेवलेंट है जो अडॉप्टेड है, लेकिन उनके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंटी सोशल, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उनकी वो एंटी सोशल थे, उनके ट्रेट्स एंटी सोशल थे, इसलिए बच्चों में भी एंटी सोशल सिम्टम्स होना ज़्यादा प्रेवलेंट है। रिजल्ट्स फर्दर रिवील दैट इफ बोथ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स कम फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी। अगर दोनों ही पेरेंट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी और जिन्होंने अडॉप्ट किया है वो भी, मतलब हेरिडिटी भी है और एनवायरनमेंट भी है, तब तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि बच्चों के अंदर भी क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाएं। तो ये स्टडीज़ इसलिए कर रखी हैं कि यहाँ पे ये चीज़ वैलिडिफाई कर सकें कि एनवायरनमेंट का कितना रोल होता है और हेरिडिटी का कितना रोल होता है। ऐसे ही आगे कुछ फैमिली स्टडीज़ भी करी हुई हैं, however not as valid as twin and adoption studies, but still family studies play an important role in resolving heredity versus environment debate. These are mainly used to identify the degree of risk of developing mental disorders. फैमिली स्टडीज़ ये देखने के लिए करिए कि क्या मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों में होते हैं, क्या वो उनकी फैमिली की वजह से होते हैं, रिलेटिव्स की वजह से होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं, क्या वो उनकी डीएनए के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अगर उनके पेरेंट की कोई पुरानी हिस्ट्री है डिसऑर्डर की तो वो बच्चों में भी आ जाते हैं। These type of studies are performed using molecular genetic study. तो उनके जेनेटिक मॉलिकुलर जेनेटिक स्टडी की जाती है, उनके डीएनए को स्टडी किया जाता है, उनका ब्लड सैंपल लेके चेक किया जाता है कि क्या जो डिसऑर्डर्स हैं वो हेरिडिटी की वजह से उनके अंदर आए हैं या हेरिडिटी नहीं थी फिर भी डिसऑर्डर्स उनमें डेवलप हो गए हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा था। तो ये यहाँ पे 2-3 स्टडीज़ हैं जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर इन्होंने करी हुई हैं, जिसमें से इन्फेंट शाइनेस के ऊपर 1-2 बार शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं, बाकी दोनों पे मैंने देखे नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट की फॉर्म में ये आ सकता है। उसके बाद जो दूसरी डिबेट है वो है पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी। पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी में बेसिकली मिशेल का नाम आ रहा है क्योंकि इन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिबेट शुरू की थी। मिशेल ये बोलते हैं कि although traits do not predict single behavior, they are good at predicting aggregate behavior of such person. मिशेल ये बोलते हैं कि ट्रेड से हम किसी का एक बिहेवियर जज नहीं कर सकते कि वो एक टाइम पे कैसे बिहेव करेगा, लेकिन हम ओवरऑल एग्रीगेट देख सकते हैं कि ओवरऑल इसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो ट्रेड है ना वो किसी एक पर्सनालिटी को जज करने के लिए, ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अब हर एक सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेगा। ये जो व्यू पॉइंट है ये मिशेल का है, ये वाला पॉइंट जो ये बोल रहे हैं कि हम एक एक सिचुएशन के बेस पे नहीं जज कर सकते लेकिन ओवरऑल बता सकते हैं। एक यहाँ पे ब्रॉडी और एनरिचमेंट ने स्टडी की हुई है, फॉलोइंग हाइपोथेटिकल स्टडी टू टेस्ट वेदर ट्रेड्स आर गुड एट प्रेडिक्टिंग बिहेवियर अक्रॉस एंड नॉट ओनली द सेम सिचुएशन। एक स्टडी की थी यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि क्या जो हम ट्रेड्स की बात करते हैं उससे हम किसी का बिहेवियर हर सिचुएशन में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं। हर सिचुएशन में मतलब कोई भी सिचुएशन हो, क्या उनके ट्रेड्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकता है किसी के ट्रेड के बेस पे। जैसे किसी का ट्रेड है कि वो बहुत सोशिएबल है, वो बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत हेल्पफुल है,
तो क्या इन ट्रेड्स के बेस पे हम ये बिहेवियर उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो हर सिचुएशन में ही सबकी हेल्प करेगा? तो ये स्टडी यहाँ पे इन्होंने की थी जो स्टेप वाइज दी हुई है इधर। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं एक एक करके। स्टेप 1 में ऑब्टेन मेजर्स ऑफ बिहेवियर फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच in each of the 20 situations that were assumed to be relevant to the trait of conscientiousness। तो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेट लिया इन्होंने conscientiousness, और conscientiousness मतलब बहुत ही वार्म फ्रेंडली उस टाइप का बिहेवियर जो होता है, उसके बेस पे कुछ लोगों को मेजर करेंगे, कुछ लोगों के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, और 20 सिचुएशंस लिए इन्होंने, 20 अलग अलग सिचुएशंस लिए ये देखने के लिए कि क्या वो हर सिचुएशन में सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर उनका कोई एक ट्रेट है कॉन्साइटियसनेस, उनके अंदर एक ट्रेट है कि वो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत वार्म है, तो क्या वो हर सिचुएशन के अंदर उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इन्होंने 20 सिचुएशंस ली थी, और उसके बाद फर्दर दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड सेवरल टाइम्स इन अ सिचुएशन, के एक सिचुएशन में हर इंडिविजुअल को इन्होंने बहुत बारी ऑब्जर्व किया था, और उसका बिहेवियर हर बार ही इन्होंने मेजर किया था, चेक किया था, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने हर सिचुएशन में हर बारी सेम तरीके से बिहेव किया है या बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। द सेट ऑफ सिचुएशंस वर डिवाइडेड इनटू 2 आर्बिट्री ग्रुप्स ऑफ 10 ईच। बाद में इन्होंने जो 20 सिचुएशंस थी 20, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 10-10 के 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। तो मतलब एक ग्रुप ऑफ सिचुएशन है जिसमें 10 सिचुएशंस है, दूसरे ग्रुप में 10 है। Obtain 2 aggregated indices of conscientiousness for each individual by averaging person score for each of the 2 groups of 10 situation। अब उन सारी सिचुएशंस में जो भी उस पर्सन का जो भी बिहेवियर था उसका इन्होंने फिर एग्रीगेट निकाल लिया, मतलब एवरेज निकाल ली उस चीज़ की कि उसने हर बारी कितना कैसे क्या बिहेव किया, उसकी एवरेज निकाली इन लोगों ने, और बाद में उन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाला, सिचुएशन और बिहेवियर के बीच में कोरिलेशन निकाला है कि वो आपस में एक दूसरे से कितना रिलेटेड थे। तो obtained an overall index of conscientiousness for each individual by averaging the aggregate behavior measures for each of the 20 situation study। तो इन्होंने जो स्टडी करी उसका फाइनल स्टेप यही था कि जो भी इन्होंने सिचुएशन ली थी, 10 या 20 सिचुएशन ली थी, उसमें जैसे जैसे जिस इंडिविजुअल ने जो बिहेव किया, अगर किसी एक की बात करें तो एक इंडिविजुअल ने हर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव किया, उस सबका इन्होंने टोटल एग्रीगेट एवरेज निकाला। फाइनली रिजल्ट क्या था, मतलब ये इतनी बड़ी जो स्टडी करी थी इन्होंने, इसका रिजल्ट क्या निकला? शो दैट पर्सन सिचुएशन डिबेट वॉज एन एक्सटेंडेड डिसएग्रीमेंट ओरिजिनली बिटवीन सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड personality psychologist on whether the situation or the personality traits are more predictive of the people's behavior। फाइंडिंग से यही शो हुआ, इनको एक्चुअली कोई रिजल्ट इसका आया नहीं, इसमें यही शो हुआ कि ये जो डिबेट चल रही है कि पर्सन की बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट रहता है कि सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है, ये एक एक्सटेंडेड डिसएग्रीमेंट है, ये हमेशा चलने वाला डिसएग्रीमेंट है ये, और किसके बीच में? सोशल साइकोलॉजिस्ट और पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट के बीच में ये डिबेट चलती रहती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कोई कैसे बिहेव करेगा, पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि बिहेवियर हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो ये डिबेट चलती ही रहेगी, इस डिबेट का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मिशेल ने एक पॉइंट रखा था कि literature review shows that personality traits only have a correlation of 0.30 and how people behave in a situation, कि अगर उनकी पर्सनालिटी को और उनके सिचुएशन को आपस में कोरिलेट किया जाए तो उसमें सिर्फ 0.30 का कोरिलेशन है, इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कोरिलेशन है। दूसरा ये उन्होंने बोला था कि क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर इज जस्ट 0.20 एंड 0.30, कि अगर अलग अलग सिचुएशन में देखा जाए तो बिहेवियर जो है ना हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, इसका भी जो कंसिस्टेंसी का भी जो कोरिलेशन है वो सिर्फ 0.20 या 0.30 है, जो कि बहुत कम है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि सिचुएशंस रेदर देन पर्सनालिटी ट्रेट्स आर बेटर प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर। कहने का मतलब ये है, इन्होंने फाइनली मिशेल ने ये कंक्लूड किया
कि सिचुएशन ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकती है, ना कि पर्सनालिटी के ट्रेट्स। तो ये इनका अपना खुद का कंक्लूजन था, जबकि ऐसा कोई साइंटिफिकली कुछ प्रूफ नहीं हुआ था, बट इन्होंने खुद से अपने ही कुछ 2-3 पॉइंट्स रख के ये कंक्लूड किया था कि सिचुएशन के हिसाब से कोई कैसे बिहेव करेगा वो ज़्यादा ईजी है प्रेडिक्ट करना, ना कि कोई किसी के ट्रेट्स कैसे हैं उसके हिसाब से। अब आगे चलते हैं इसमें। बिहेवियर कंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी। Departing from trait approaches view, the internal relatively stable forces of personality exert a consistent effect on behavior. Another view proposes that no consistent traits are reflected by an individual responses to any situation. Rather, traits vary according to the situation. तो ये वाली कंट्रोवर्सी जो ये कह रही है कि बिहेवियर हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहता है किसी का भी, वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इस कंट्रोवर्सी में ये बोला गया है कि कोई भी बिहेवियर स्टेबल नहीं होता है, कोई भी बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं होता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कोई किस तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पे इन्होंने एक स्टडी भी की थी बच्चों के एक ट्रेट पे, ऑनेस्टी इन चिल्ड्रन, कि लोग ऑनेस्ट, अगर कोई बच्चे ऑनेस्टी शो कर रहे हैं, उनका बिहेवियर है ऑनेस्टी दिखाना, तो क्या वो चीज़ तब भी शो करेंगे जब उनको मौका मिलेगा कि वो ऑनेस्टी ना भी दिखाएं तो भी चलेगा। तो उन्होंने बच्चों को ऐसी सिचुएशन में एक्सपोज किया था जिसमें उनको चांस मिला था डिसऑनेस्टली बिहेव करने का, और वो भी बिना डिटेक्ट हुए, मतलब किसी को ना पता चले वो डिसऑनेस्टली अपना डिसऑनेस्टी दिखाएं और किसी को पता भी ना चले। तो क्या बच्चे अपना बिहेवियर बदल देंगे? अगर कोई ऑनेस्ट बच्चे हैं जिनके अंदर ऑनेस्टी एक ट्रेट है, अगर उनको ऐसा मौका मिले जहाँ पे उनको डिसऑनेस्ट मिलने का मौका मिल जाए और किसी को पता भी ना चले, तो क्या वो अपना बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे? तो रिजल्ट इनका जो आया था उसमें यही दिखा था कि चिल्ड्रन वर नॉट कंसिस्टेंट ऑन आइदर ऑफ द एंड्स, मतलब वो किसी तरीके से भी कंसिस्टेंट नहीं थे, ना ऑनेस्टली कंसिस्टेंट थे ना डिसऑनेस्टली। ना तो वो हर सिचुएशन में ऑनेस्टी दिखाते थे, ना ही वो हर सिचुएशन में डिसऑनेस्टी दिखाते थे। तो कंसिस्टेंसी कहीं पे भी नहीं थी बिहेवियर में। तो बात वही आ गई जो मिशेल ने ऊपर बोला था कि बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी कि कैसे बिहेवियर आएगा। और प्लस यहाँ पे ये भी बोला इन्होंने कि आगे क्या रीइंफोर्समेंट मिलने वाली है उस पर भी डिपेंड करता है। रीइंफोर्समेंट यानी कि यही चीज़ जो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी पढ़ी थी कि हमारे एक्शन का आगे हमें क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा कि पनिशमेंट मिलेगी, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि चेंज हो गया है। तो इसलिए बिहेवियर हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बिहेवियर सिचुएशन और रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये लिखी है कि अगर सिचुएशन एम्बिगुअस है, मतलब ऐसी सिचुएशन है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम कैसे बिहेव करेंगे तो हमें क्या चीज़ आगे मिलने वाली है, उस सिचुएशन में पर्सन अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। सपोज अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा है कि ऑनेस्टली बताऊँगा तब मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या डिसऑनेस्टी दिखाऊँगा तब रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर कंफ्यूजिंग है, सिचुएशन ही कंफ्यूजिंग है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उस केस में फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, फिर पर्सन अपना पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव करता है। लेकिन जहाँ पे सिचुएशन क्लियर है कि ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ऑनेस्टी दिखाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, तो वो ऑनेस्टी दिखाएगा। अगर सिचुएशन में डिसऑनेस्टी दिखाएगा तो अच्छा होगा, तो वो डिसऑनेस्टी दिखाएगा। लेकिन सिचुएशन क्लियर नहीं है तो फिर वो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने ट्रेड्स के हिसाब से बिहेव करेगा। इन दोनों चीज़ों को ही कंबाइन करके एक तीसरी अप्रोच बनती है जिसको बोलते हैं इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच ये बोलती है कि बिहेवियर क्या होता है, पर्सनालिटी और सिचुएशन दोनों को मिला के बनता है। किसी की किस तरह की पर्सनालिटी है, प्लस वो सिचुएशन को किस तरीके से देख रहा है, अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन का मतलब वो सिचुएशन को किस तरीके से ले रहा है, उस दोनों को चीज़ों को मिला के बिहेवियर बनता है। तो मतलब इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच ने दोनों को ही कंबाइन कर दिया, पर्सन को भी और सिचुएशन को भी। It is important fact that individual differences in personality situation relationship, high self monitors try to adapt more to the situation
and thus display less consistency across situation. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम हाई सेल्फ मॉनिटर्स बोलते हैं. वो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और अपना बिहेवियर उनका कंसिस्टेंट कम नज़र आता है क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं. उनके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है. और वही ऑपोजिट होते हैं जो अपना बिहेवियर कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन वो बहुत कम है. वैसा बहुत मुश्किल है कि आप हमेशा ही अपना बिहेवियर हमेशा कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो. वो चीज़ बड़ी मुश्किल होती है करनी. ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं और कंसिस्टेंसी हमारे बिहेवियर में बहुत कम होती है. Some individuals show more consistent behavior and traits do not influence behavior consistently and emerge only in some situations. Another aspect is whatever people do, it exhibits their traits. अब बाकी ये कह रहे हैं कि हम चॉइस लेते हैं अपने करियर में, चाहे वो करियर की चॉइस हो, चाहे वो लाइफस्टाइल की चॉइस हो, हम अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस करते हैं वो हमारे एक तरीके से ट्रेड्स को ही एग्जिबिट करती है. उससे हमारे ट्रेड्स के बारे में ही पता चलता है. So almost all researchers have demonstrated that personality traits exist and predictive of behavior. तो personality traits exist करते हैं और वो हमारे behavior को किसी तरीके से predict करते हैं. लेकिन situation में का भी बहुत important role होता है कि हम उस time पे particular situation में किस तरीके से behave कर रहे हैं. तो situation का भी बहुत ज़्यादा important role होता है. यहाँ पे एक experiment इन्होंने discuss किया हुआ है स्टैनले मिलग्राम का. ये एक्सपेरिमेंट हमने ओबीडियंस वाले चैप्टर में पढ़ा था जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे. उसमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेट डिस्कस किया है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो ट्रेट है ओबीडियंस. हम सबके अंदर एक ट्रेट होता है ओबीडियंस, लेकिन हम वो ट्रेट किस सिचुएशन में कितना दिखाते हैं वो फ़र्क होता है. अब यही ट्रेट जो है, इसी ट्रेट को शो करने के लिए स्टैनले मिलग्राम ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को शॉक देने के लिए बोला था दूसरे लोगों को. और ये एक्सपेरिमेंट पूरा यहाँ पे वही डिटेल में लिखा हुआ है जो हम ऑलरेडी सोशल साइकोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं. आप उसकी ओबीडियंस वाली वीडियो खोलोगे तो आपको उसमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कस किया हुआ मिल जाएगा. तो फाइनली ये कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया था कि इट हैज़ टू डू विद अवर ऑलमोस्ट इनेट बिहेवियर दैट वी शुड डू एज टोल्ड, स्पेशली फ्रॉम अथॉरिटी पर्सन. कि हमारे अंदर एक इनेट वो होता है, एक ट्रेट होता है कि हमें वही करना चाहिए जो हमें कोई अथॉरिटी पर्सन बोल रहा है. हमें ओबीडियंस होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए अपने सुपीरियर को. जैसे बचपन से हमें पेरेंट्स को ओबीडियंट होना सिखाया जाता है, फिर टीचर्स को ओबीडियंट होना सिखाया जाता है, फिर जब हम जॉब पे जाते हैं तो बॉस को ओबीडियंट होना सिखाया जाता है. तो हमारे अंदर ये इननेट बिहेवियर हो जाता है कि हमेशा वो करो जो अथॉरिटी आपको बोल रहा है करने के लिए. तो ये वाला जो ट्रेट है इसको इन्होंने मिलग्राम ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि जब ये अपने पार्टिसिपेंट्स को शॉक देने के लिए बोलते थे तो वो उतना शॉक देते थे, वो बढ़ाने के लिए बोलते थे उसका वोल्ट तो वो और ज़्यादा शॉक देते थे, जबकि उनको ये पता था कि ज़्यादा शॉक देने से सामने वाले की डेथ भी हो सकती है. लेकिन फिर भी वो लोग मानते थे उनकी बात, ओबीडियंस शो कर रहे थे क्योंकि ये उनका ट्रेट होता है, उनका इननेट पर्सनालिटी ट्रेट होता है. तो ये शो करने के लिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिस्कस किया हुआ है. सो फाइनली इस डिबेट का जो एंड में ये बता रहे हैं कि द पर्सन सिचुएशन डिबेट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी. By forcing psychologists to think carefully about the link between behavior, personality and situation, the person-situation debate acted as a catalyst for deeper appreciation of importance of personality. तो ये डिबेट का कोई ऐसा एंड रिजल्ट नहीं आया निकल के कि किसका रोल ज़्यादा होता है, पर्सनालिटी का कि सिचुएशन का कि बिहेवियर कंसिस्टेंसी का. लेकिन फिर भी इस डिबेट की वजह से काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. तो ये डिबेट हमेशा चलती ही रहेगी, इसके बारे में आगे और भी स्टडीज़ होती रहेंगी और ये चीज़ हमेशा प्रूफ होती रहेगी कि बिहेवियर की कंसिस्टेंसी, पर्सनालिटी के ट्रेड्स और सिचुएशन तीनों ही आपस में एक दूसरे के
से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, और सबको जब कंबाइन कर देते हैं तो हमारी जो अप्रोच बन के आती है वो आती है इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। अब जो अगली अप्रोच है नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक अप्रोच, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी इसको यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।